the students, greetings of the day. Today we are going to start with our next point, that is viruses. So far हमने different kinds of microorganisms को study करना start कर दिया है और microorganisms chapter में से first type of microorganism we have finished, that is about bacteria. और bacteria के बारे में आपने बहुत सारे कुछ नई नई चीज़ें आपने learn की कि कैसे bacteria हमारे day to day life में important है, और फिर आपने उसमें ये भी study किया है कि कैसे bacterias they were firstly used for manufacturing many industrial products, and also we have talked about how they are useful into our kitchen also, right? तो उस हिसाब से आज हमारा जो नया ऑर्गेनिज्म आज जो स्टडी करने वाले हैं हम लोग वो है वायरसेस. ठीक है, तो वायरसेस जो है ये इसका जो ब्रांच है जो स्टडी करता है वायरसेस उसको हम बोलते हैं वायरोलॉजी. ठीक है, सो वायरोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ वायरसेस. ठीक है, which deals with study of viruses is called as virology. ठीक है, तो वायरोलॉजी जो है ये टर्म हम यूज़ करते हैं फॉर स्टडी ऑफ वायरसेस, और फिर इसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरसेस को स्टडी करते हैं. तो वायरसेस जो है जनरली जो है इनको हम लिविंग एंटिटीज़ बोलते हैं. ठीक है, तो वायरसेस आर कॉल्ड एज लिविंग एंटिटीज़. ठीक है, तो लिविंग एंटिटीज़ का मतलब क्या है? लिविंग यानी वो जिंदा है, एंटिटी यानी नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, तो इसको हम लोग लिविंग नॉन लिविंग थिंग क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वायरसेस का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि दीज आर लिविंग इनसाइड द होस्ट सेल. ठीक है, एंड नॉन लिविंग आउटसाइड. ठीक है, आउटसाइड द होस्ट. अभी ये इतना इसका वर्सेटाइल कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से, यानी कि ये लिविंग है इनसाइड द होस्ट सेल और फिर नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट सेल, इसकी वजह से इनको हम लिविंग एंटिटीज़ बोलते हैं. यानी ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ दिखाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इसी वजह से वायरसेस को हम क्या बोलते हैं? लिविंग एंटिटीज़ बोलते हैं. और इसीलिए ये काफ़ी क्वेश्चनेबल है कि हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं. ठीक है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखते हो कि अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइजेशन देते हैं या फिर आपको उसका डिफरेंट कैटेगराइजेशन देते हैं जिसमें आप लोगों को बैक्टीरिया, फंगसेस, देन एल्गी और इवन से डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोन्स, ये सब कुछ वहाँ पे बताया जाता है. बट देन वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इनटू द लिस्ट, बट देन वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, राइट? बट because of this one single characteristic, that is living inside the host and non living outside, इनको हम categorize नहीं करते हैं generally into microorganisms, but then still they are microorganisms, क्योंकि जैसे ही वो living organism के host के inside है ये लोग living characteristics दिखाते हैं. ठीक है, so hence we study them as a microorganism here. okay, then again अपना जो viruses है, तो वायरस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है वायरस मीन्स पॉइजन. ठीक है, तो पॉइजन ये नाम इसको कहाँ से मिला? ओके, या फिर इसको हम पॉइजन क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो इसके पीछे एक स्टोरी है. ओके, तो वो क्या है? यानी कि वो है डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के बारे में. ठीक है, तो डिस्कवरी जो हुआ था वायरसेस का वो किसने किया था और कैसे हुआ था वो आज मैं आपको एक स्टोरी फॉर्मेट में बताती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था दिमित्री इवानोस्की. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपना एक स्टडी स्टार्ट किया था. ठीक है, तो कौन सा स्टडी स्टार्ट किया था? तो दिमित्री इवानोस्की वॉज स्टडिंग ऑन ए लीफ ऑफ टबेको प्लांट. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि टबेको का जो लीफ होता है, ठीक है, तो उसके लीफ के ऊपर कुछ इन्फेक्शन हो रहा है. ओके, एंड द लीफ वॉज ग्रीन इन कलर, बट उसमें इन्फेक्शन होने के बाद उसमें मोज़ैक पैटर्न क्रिएट हो जा रहा था, और वो पैटर्न जो था वो येलोइश कलर के स्पॉट्स का था.
ठीक है। तो ऐसा सपोज एक लीफ है टबेको का और उसके ऊपर ऐसे येलो कलर के स्पॉट्स आते जा रहे थे जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था, ठीक है। सो ही ट्राइड टू स्टडी व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज गेटिंग इनसाइड दिस टबेको लीफ, ठीक है। तो उनको सबसे पहले लगा कि मे बी ये कोई बैक्टीरिया होगा। सो ही वॉन्टेड टू स्टडी वॉट काइंड ऑफ बैक्टीरिया इट इज़। तो उन्होंने क्या किया, ये टबेको का लीफ लिया और उसको उन्होंने क्रश किया, ठीक है, और क्रश करके उसका जूस बनाया। जूस बना के उसको उन्होंने फ़िल्टर किया डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो छोटे से छोटे फिल्टर के थ्रू, पोर्सिलिन फिल्टर्स बोलते हैं जिनको, प्रीवियसली वो यूज़ किए जाते थे। तो पोर्सिलिन फिल्टर्स के थ्रू उन्होंने उसको जब फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने देखा कि बहुत छोटा फिल्टर, सबसे छोटे साइज़ का फिल्टर जिसमें से बैक्टीरिया फिल्टर आउट होती है, वो साइज़ का फ़िल्टर उन्होंने यूज़ कर लिया। और फिर भी उन्होंने जो लिक्विड बचा था उसको फिर लिया और उसको, उस लिक्विड को उन्होंने क्या किया, एक फ्रेश हेल्दी टबेको प्लांट को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो प्रैक्टिकली उन्होंने क्या वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहा कि अगर मैं ऐसा फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से बैक्टीरिया भी फ़िल्टर आउट होती है, ठीक है, तो इसमें से निकलने वाला फ्लूइड जो था, फ़िल्टर करने के बाद इसमें से सारे बैक्टीरिया निकल गए। अभी बचा हुआ जो भी है वो मैं अगर टबेको प्लांट को इन्फेक्ट करूँगा, न्यू टबेको प्लांट, ठीक है, तो उनको लगा कि न्यू टबेको प्लांट को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट ही ऑब्जर्व कि न्यू टबेको प्लांट को भी इन्फेक्शन हुआ और उस न्यू टबेको प्लांट को भी सेम काइंड ऑफ उसमें स्पॉट्स आना शुरू हो गए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि दिस फ्लूइड इज़ पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। तो ये पॉइजनस फ्लूइड, उन्होंने बोला कि ये ऐसा कुछ फ्लूइड है जो क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, एंड इट इज़ मच स्मॉलर दैन बैक्टीरिया, और ये फ्लूइड की वजह से न्यू प्लांट को इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सो ही कुडंट लाइक, फर्स्टली ही डिड नॉट स्टडी वायरसेस, उनको ये नहीं समझ में आया है कि वायरसेस क्या है, बट उन्होंने क्या बोला कि ये ऐसा कुछ फ्लूइड है जो इन्फेक्शन करता है, जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा पार्टिकल है, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे वायरस का सबसे पहला डिस्कवरी बताया था, ओके। फिर उसके बाद उनके बाद एक नया साइंटिस्ट आया जिन्होंने भी इसके ऊपर स्टडी स्टार्ट कर दिया सेम चीज़ के ऊपर, उसका नाम था बेजरिक, ठीक है। तो बेजरिक जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, बेजरिंग साइंटिस्ट ने ये सेम फ्लूइड लिया और उसमें से उन्होंने इन्फेक्शन कराया और फिर उन्होंने बोला कि दिस फ्लूइड इट कॉजेस इन्फेक्शन, दैट इज़, उन्होंने बोला, उस फ्लूइड को बोला ये कुछ ऐसा है फ्लूइड जो इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने उसको बोला कंटेजियम, सॉरी, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। ऐसे उन्होंने उस फ्लूइड को बोला, यानी उस लिक्विड को बोला जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट बनाया था थ्रू टबेको लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने वायरस नेम कॉइन किया, यानी कि द टर्म वायरस वाज कॉइन्ड बाय दिस साइंटिस्ट, दैट इज बेजरिंग, ठीक है। तो बेजरिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसका बोल सकते हैं वायरसेस का नामकरण किया, ओके। तो आप उसको इस तरह से याद रख सकते हो, ओके। तो उन्होंने सबसे पहला वायरस जो था वो कैसा होता है ये उन्होंने बताया था। तो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। आपकी एक्चुअली यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ है कि बेजरिंग का नाम आपके जो शीट्स है उसमें इट इज़ गिवन एज लुई पाश्चर, बट देन लुई पाश्चर आपको कट करके उसको बेजरिंग लिखना है, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है इसके बारे में। देन नेक्स्ट थिंग इज़, तो वायरसेस जो है ये कैसे, किस चीज़ से बने हुए हैं, ठीक है। हमने एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया स्टडी किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वायरसेस ऑल्सो, कि कैसे वायरसेस बने हुए हैं, द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ओके। तो वायरस जो है, अगर हम देखेंगे तो वायरसेस जनरली आर मेड अप ऑफ ओनली 2 थिंग्स, ठीक है। कौन सी 2 चीज़ें से वायरस बनता है, तो वो है सबसे पहले तो प्रोटीन, और दूसरी चीज़ है दैट इज डीएनए और आरएनए, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अपने न्यूक्लिक एसिड्स ऑलरेडी स्टडी किया है ड्यूरिंग सेल चैप्टर, ओके। तो वायरस इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन, प्रोटीन का एक कोट होता है, ठीक है, प्रोटीन कोट, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल या फिर कैप्सिड, ठीक है। एंड देन दूसरी चीज़ जो है वो है प्लस न्यूक्लिक एसिड, ओके। तो ये 2 चीज़ों से वायरस बनता है, ए
कैप्सूल और कैप्सिड, और फिर जाके देन सेकेंड थिंग इज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे कैन बी डीएनए और इट कैन बी आरएनए ऑल्सो, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है न्यूक्लिक एसिड में, इधर डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो अगर आपको एक जनरल स्ट्रक्चर या फिर एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है। ये एक बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज इज वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरियम, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल में और बताऊँगी आपको, ठीक है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है वायरस का, ये हो गया उसका प्रोटीन का कवर, ओके। और फिर जाके इसके अंदर इधर देयर विल बी अ डीएनए और देयर विल बी अ आरएनए, ओके। सिर्फ इतना स्ट्रक्चर होता है, ना इसमें साइटोप्लाज्म है, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इसमें राइबोसोम्स है, ना ही इसमें कोई और स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप आपकी शीट्स देखोगे तो उसमें आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरसेस के स्ट्रक्चर बता के है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, या फिर दूसरे भी बहुत सारे वायरसेस आपको वहाँ पे डायग्राम में दिखा के है, ठीक है। सो यू कैन रेफर द बुक ऑल्सो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरस स्ट्रक्चर्स, ओके। तो वायरसेस जो है वो इतने छोटे होते हैं साइज में दैट दे कैन ओनली बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अगर हम सोचेंगे कि वायरस को हम देख लेंगे अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो वायरसेस जो है ये जब होस्ट के, जैसे मैंने पहले बताया था कि होस्ट के अंदर जब होता है तब लिविंग होता है, तो इसीलिए होस्ट का सेल जब वो इन्फेक्ट करता है तब जाके वायरस को हम रिकवर कर सकते हैं और फिर इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देख के उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। वायरसेस का साइज जो है वो जनरली होता है 0.015 माइक्रोमीटर्स, ओके, या फिर माइक्रोन्स, म्यूएम बोलते हैं इसको, टू इट कैन रेंज अप टू 0.2 म्यूएम, ठीक है। तो इतना उसका साइज होता है, तो साइज तो काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू इवन बैक्टीरियाज, ठीक है। तो इसीलिए वायरसेस जो है वो बहुत छोटे होते हैं ना। वायरसेस जो है ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ है जिसको भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। So now we will study about different characteristics of viruses, okay? जिसमें से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो पहले हम स्टडी करते हैं द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, ठीक है। तो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ओके। तो क्रिस्टलाइजेशन आप स्टडी करते हो इनटू केमिस्ट्री, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो, जनरली आप कोई भी एक सब्सटेंस ले लो जिसको आप हीटअप करके या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में जब होता है तब उसमें अगर एक पिंच ऑफ उसका सेम क्रिस्टल डाल दो तो उसके सराउंडिंग में उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वायरसेस दे बीइंग नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट, ये डस्ट पार्टिकल के जैसे होते हैं जनरली, ठीक है। तो अगर आप वायरसेस को एक साथ रख देते हो तो ये एक साथ क्लम्प होके दे कैन फॉर्म क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसीलिए दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि किसका होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ some chemical compounds which is non living thing, okay। second characteristic which is say of non living thing, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है या फिर प्रोटोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। सो दे लैक प्रोटोप्लाज्म, ओके। यानी कि उसमें ना ही साइटोप्लाज्म है, ना ही उसमें उसके कोई ऑर्गेनल्स है, ओके। तो इस वजह से दे डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसके वजह से वो लिविंग कैसे होगा, ओके। ये एक क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। देन थर्ड इज दे डू नॉट रेस्पायर आउटसाइड द सेल, ठीक है। डू नॉट रेस्पायर, respiration is one of the important characteristics of living organisms, to इट इज़ यूज टू ऑब्टेन एनर्जी, ठीक है। तो अगर रेस्पायर ही नहीं करेगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा बन गया, राइट। एनर्जी के बिना वो कैसे जिंदा रह सकता है, सो हेंस इट इज़ अ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। देन दे डू नॉट हैव एनी एंजाइम सिस्टम, ठीक है। एंजाइम सिस्टम वर्क ही नहीं करते, ओके। तो
ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही उसको होस्ट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। ओके, यानी कि उसको रेस्पिरेशन करना है तो होस्ट के अंदर करना पड़ेगा, उसको एंजाइम्स यूज़ करने हैं तो होस्ट के यूज़ करने पड़ेंगे, उसको खुद का प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो उसको होस्ट का प्रोटोप्लाज्म यूज़ करना पड़ेगा। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही उसको इन्फेक्शन करना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज इट विल ओनली बी अ क्रिस्टल, इट विल ओनली बी अ डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग इनटू द एयर। ठीक है, तो इसीलिए वायरसेस जो है दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड दी होस्ट सेल। ओके, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखेंगे। ठीक है, तो उसमें से अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। ओके, इनको कंपैरेटिव हम देखते हैं। ठीक है, तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वायरस के? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, viruses can reproduce but inside a host। ठीक है, होस्ट चाहिए, होस्ट के बिना ये खुद से कुछ काम नहीं कर सकते। सो हेंस इट हैज़ टू रिप्रोड्यूस, इट हैज़ टू रिप्रोड्यूस इनसाइड अ होस्ट। तो होस्ट जब अवेलेबल होगा तब वायरस लिविंग होगा। ठीक है, सेकेंड, उसके अंदर उसका डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड होना ये चीज़ किसके कैरेक्टरिस्टिक होती है? ये एक लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, एंड इसके थ्रू वो अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, उसका एक खुद का प्रोटीन कोट है, दैट इज कैप्सूल या फिर कैप्सिड। ओके, तो इसको भी ये बना सकता है थ्रू दैट। सो हेंस ये इसका एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। देन अगेन वायरसेस दे कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, विच लीड्स टू डिसीजेस। दिस इज ऑल्सो लिविंग बींग्स कैरेक्टरिस्टिक कि वो डिसीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, वायरसेस जो है दे जनरेट इम्यूनिटी इनटू आवर बॉडी। ठीक है, यानी उसके सरफेस के ऊपर जनरली हमारे बॉडी में इम्यूनिटी कैसे जनरेट होती है? कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर जो उसके प्रोटीन्स होते हैं, सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, उसको देख के अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट ट्रिगर प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, एंटीबॉडी ट्रिगर। ओके, तो ये एंटीजन प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है टू ट्रिगर और जनरेट इम्यूनिटी। ठीक है, सो हेंस वायरसेस कैन जनरेट एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक इनटू देयर बॉडी, इनटू आवर बॉडी। सो हेंस दे आर लिविंग। ठीक है, उसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी ट्रिगर हो सकता है और हेंस दे हैव एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो ये है वायरसेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देन now let us talk a bit about how viruses are classified. Okay, so classification of viruses. ठीक है, तो वायरसेस आर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द होस्ट दे इन्फेक्ट टू। ओके, तो वायरसेस को हम जनरली कैटेगराइज या फिर क्लासीफाई करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल या फिर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस। ठीक है, तो इनको हम बोल सकते हैं बैक्टीरियोफाजेस। ठीक है, बैक्टीरियोफाज यानी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस। तो इसको आपको याद अगर रखना है बैक्टीरियोफाज ये वर्ड को, तो इसको आप आराम से याद रख सकते हो इस तरह से, बैक्टीरियो इज बैक्टीरिया, फाज का मतलब है वायरस। ठीक है, सो दिस इज बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाला वायरस बैक्टीरियोफाज। ठीक है, सेकेंड मेजर कैटेगरी ऑफ वायरसेस इज एनिमल वायरसेस। ठीक है, तो एनिमल सेल को अगर जो वायरस होस्ट बनाता है तो उसको हम बोलते हैं एनिमल वायरसेस। एंड थर्ड प्लांट वायरसेस। ओके, अभी इसमें से इंटरेस्टिंग बात ये है कि बैक्टीरियल वायरसेस जो है या फिर बैक्टीरियोफाजेस जो है, दे विल नेवर एवर कॉज इन्फेक्शन टू एनिमल्स, और एनिमल वायरसेस विल नेवर एवर कॉज इन्फेक्शन टू प्लांट्स, और प्लांट वायरसेस विल नेवर कॉज इन्फेक्शन टू बैक्टीरिया।
यानी कि ये एक दूसरे में कभी भी इंटरफियर नहीं करते, इनका होस्ट स्पेसिफिसिटी बहुत हाई होता है, ठीक है। सो दे आर हाईली होस्ट स्पेसिफिक। अगर एनिमल वायरस है तो वो सिर्फ एनिमल्स को इन्फेक्शन करता है, प्लांट वायरस है तो वो सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्शन करेगा, बैक्टीरियल वायरसेस है तो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करेगा। कभी कभार तो होस्ट स्पेसिफिसिटी इतनी ज़्यादा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल वायरसेस में से मैं एक ह्यूमन को इन्फेक्शन करने वाले वायरस का जो बहुत कॉमनली अपने नाम सुना हुआ है उसका मैं एग्जांपल देती हूँ, HIV, ठीक है। HIV इज़ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है, इसके नाम में ही देखो पहला वर्ड है ह्यूमन, ठीक है। सो द वायरस विच कॉजेस इन्फेक्शन ओनली टू ह्यूमन, नॉट टू एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये ज़्यादातर ह्यूमंस को ही इन्फेक्शन करता है वायरस। सो ये दूसरे एनिमल्स को इन्फेक्शन नहीं कर सकता। तो इस तरह से देख लो, दे आर सो होस्ट स्पेसिफिक, यानी कि इनका होस्ट जो है वही होस्ट उसको चाहिए, अदरवाइज द वायरस विल गो इनटू इट्स नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, ओके। सो हेंस वायरसेस विल रिमेन एज अ पार्टिकल इंस्टेड ऑफ डूइंग इन्फेक्शन। सो हेंस इट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी ह्यूमन को सिर्फ इन्फेक्शन कॉज करेगा। हमने एक प्लांट वायरस की बात की एवेनोस्की की स्टडी के बारे में। एवेनोस्की ने जो स्टडी किया था उसमें उन्होंने बताया था ऑफ अ वायरस कॉजिंग इन्फेक्शन टू टोबैको प्लांट, जिसका नाम है टोबैको मोज़ैक वायरस, TMV, ठीक है। तो टोबैको मोज़ैक वायरस में भी ये टोबैको प्लांट को ही सिर्फ इन्फेक्शन करता है, ठीक है। इट विल नॉट कॉज इन्फेक्शन टू अदर प्लांट्स, ओके। सो हेंस दिस इज टोबैको मोज़ैक वायरस। तो ऐसे करके वायरसेस जो है वो सिर्फ होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, दे विल ओनली इन्फेक्ट टू देयर स्पेसिफिक होस्ट। उस हिसाब से इनका ये 3 क्लास कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन, दैट इज बैक्टीरियल वायरसेस, एनिमल वायरसेस एंड प्लांट वायरसेस, ठीक है। ये है उसका बेसिक क्लासिफिकेशन। इसके अलावा भी हम एक तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं वायरसेस का, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट है वायरस में, उस हिसाब से उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। दैट इज इनटू ईदर द वायरस विल बी अ DNA वायरस, ठीक है, और द वायरस विल बी RNA वायरस, ठीक है। तो जिसमें जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ DNA है उनको हम बोलते हैं DNA वायरस, जिनमें जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ RNA है उनको बोलते हैं RNA वायरसेस, ठीक है। तो ये है उसका नेक्स्ट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ईदर द वायरस विल बी DNA वायरस और द वायरस विल बी RNA वायरस। सो हेंस अकॉर्डिंग टू दिस ऑल्सो, जैसे वायरसेस जो है उनका नॉमेनक्लेचर यानी कि उसका नेमिंग जब हमें करना पड़ता है तब हम उसी हिसाब से करते हैं कि वो इन्फेक्शन किसको करता है, उस हिसाब से। इधर इट कॉजेस इन्फेक्शन टू प्लांट तो उसको हम बोलते हैं प्लांट वायरसेस, एनिमल तो एनिमल वायरसेस, होस्ट के नाम के हिसाब से ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस और बैक्टीरियोफाजस, ठीक है। तो ये होस्ट के हिसाब से उनका हम नेमिंग करते हैं। तो वायरसेस का नेम जो है वो काफ़ी इजी होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक डिस्कस किया हुआ है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वायरस ही बताता है कि वो खुद क्या करता है, ठीक है। तो ह्यूमन को इन्फेक्शन करने वाला इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है, यानी ह्यूमन को इन्फेक्ट करके उसकी इम्यूनिटी को वो डेफिशिएंट बनाता है, यानी कि उसकी इम्यूनिटी को वो रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से द पर्सन बिकम्स वल्नरेबल टू मैनी डिसीजेस, ठीक है। उसका डिसीज फाइटिंग एबिलिटी ही ये वायरस ख़त्म कर देता है। तो इस वजह से HIV से जब भी इन्फेक्शन होता है तो पर्सन विल नॉट डाई बिकॉज ऑफ HIV, बट ही मे डाई बिकॉज ऑफ सम और द अदर इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय सम अदर बैक्टीरिया और से एनी अदर वायरस, ओके। सो उसने क्या किया है, इसकी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय कर दी है बस, ओके। सो हेंस इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। And the disease which is caused by HIV is called as AIDS, which is also known as acquired immunodeficiency disease, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना ज़रूरी है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज़। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज़। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज़ जो है एड्स, इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस। तो ये काफ़ी हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में इसका बहुत ज़्यादा हैवॉक है, ओके। तो ये जो वायरस है
ये जनरली जो स्प्रेड हुआ था, इट वाज फर्स्टली फाउंड इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न अमेरिका, फिर जाके अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, बहुत सारी जगह पे ये स्प्रेड आउट हो गया। और फिर जाके ये वायरस जो है, इसका इन्फेक्शन होने के बाद it takes a certain amount of time after infection, and after that the person starts getting this immunodeficiency condition into the body, because of which they get infected by many other diseases, जैसे कि टाइफॉइड हो गया या फिर कॉमन कोल्ड हो गया। तो पर्सन को इतने सारे डिसीजेस हो जाते हैं और उनकी फाइटिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। अब ये वाई दिस वायरस इज से डेंजरस हम इसको बोलते हैं, बिकॉज वैक्सीन फॉर प्रोटेक्टिंग people from this HIV that is not available, okay, उसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च शुरू है, but then it is quite impossible to make a viral vaccine of दिस वायरस। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होते जा रहा है कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए। ओके, तो इसीलिए सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन के थ्रू ही लोगों को प्रिवेंट करने के लिए बोला जाता है इस वायरस के थ्रू। अदरवाइज देर आर मेनी अदर वायरसेस लाइक पोलियो वायरस। ओके, तो पोलियो वायरस के अगेंस्ट भी हमें पता है कि देर इज़ अ वैक्सीन अवेलेबल इन टू द मार्केट। ठीक है, या फिर देर आर मेनी अदर वायरल इन्फेक्शंस जिसके अगेंस्ट अपने पास बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम इम्यूनिटी एक्वायर कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज इट इज़ वेरी इजी टू फाइट अगेंस्ट वायरसेस। तो वायरसेस अगर हमारे बॉडी को इन्फेक्शन करते हैं, हमारी बॉडी एक बार उसको फाइट कर ले तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी आ जाती है। ठीक है, और एक बार इम्यूनिटी आ गई तो वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। सो हेंस वी कैन फाइट विद द वायरल इन्फेक्शन वेन एवर नेक्स्ट टाइम इट ऑकर्स। बट ऐसी चीज़ सिर्फ HIV के साथ नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी इम्यूनिटी को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हम उसकी मेमोरी तो बना ही नहीं सकते। सो हेंस HIV इज़ वन ऑफ द वेरी डेंजरस डिसीजेस विच आर प्रेजेंट करंटली इन टू आवर वर्ल्ड। और एक नया आया हुआ डिसीज़ जो हम अभी सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम ऑनलाइन क्लास में इसको स्टडी कर रहे हैं, राइट, और वो है दैट इज़ कोविड-19, राइट। तो एक और वायरस हम लोग स्टडी करते हैं आजकल, और इसके बारे में भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है और सुना भी है आपने। ठीक है, तो जो वायरस है उसका नाम ही वापस से एक्सप्लेन करता है कि वो क्या है। ठीक है, उसका नाम है कोविड-19। ठीक है, इसका नाम क्यों है कोविड-19, किसी को पता है? यस, उसका नाम इसीलिए क्योंकि वो उसके ही ऊपर से दिया है कोरोना वायरस, ओके, विच केम इन December 2019। ठीक है, तो उस पर से उसका नाम दिया गया है कोविड-19। तो ये कोविड-19 भी एक काइंड ऑफ ह्यूमन को इन्फेक्शन करने वाला वायरस है। इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने पहले बोला था कि इट कॉजेस इन्फेक्शन टू इवन डॉग्स और इवन टू मंकीज, पर ये बाद में देखा गया कि इसका ट्रांसफ़र जो हुआ था थ्रू बैट हुआ था, बट देन इट कॉजेस इन्फेक्शन टू ह्यूमंस ओनली, ओके, नॉट टू डॉग्स और एनी अदर पेट्स ऑफ अस। ओके, तो उस वजह से ये वायरस जो है अभी फ़िलहाल स्प्रेड हो रहा है। ओके, एंड देन वी आर अगेन ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वैक्सीन फॉर फाइटिंग कोरोना वायरस ऑल्सो। ओके, सो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं एक आधी जूम क्लास में। ओके, सो आप थोड़ा सा अपना रिविजन कर लेना। आपको जो शीट प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से आप लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसके एंड में मैं कुछ वायरसेस के इंटरेस्टिंग से इमेजेस डाल दूंगी, तो आप उसको भी देख लेना। ओके, और रिव्यू क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज में से भी थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस होंगे वायरस से रिलेटेड उसको सॉल्व कर लेना। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो देन यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ है, वायरसेस के बाद में हम जो स्टडी करते हैं वायरसेस के जैसे ही दो और चीज़ें हैं जिनको स्टडी करना ज़रूरी है, तो मैं उसका एक शॉर्ट सा एक एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक है, एंड दोज टू थिंग्स आर विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स। ठीक है, तो विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स क्या होते हैं उसको हम आज स्टडी करते हैं और आज का क्लास ख़त्म करेंगे। ओके, सो व्हाट इज विरियोइड? ठीक है, तो विरोइड्स जो है जनरली दीज आर नोन एज द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, ये जो है ये वायरस के जैसे है, इसीलिए इसको बोलते हैं वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म, और उस पर से ही इसको विरोइड बोला गया है। ठीक है, तो विरोइड जो है ये सबसे छोटा होने का रीज़न ये है क्योंकि दिस डज नॉट कंटेन से एनी काइंड ऑफ प्रोटीन कवर ऑल्सो, इट कंटेन्स ओनली RNA।
ठीक है, उसमें सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल है। ओके, सो हैज वायरसेस को अगर हम देखेंगे तो उसमें कवर और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, बट इसमें जो है ते ये इतने छोटे हैं कि इसमें सिर्फ एक फ्रैगमेंट या फिर एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ उसका आरएनए होता है। ठीक है, तो इस वजह से इनको विरियोइड्स बोला गया है, वायरस जैसे बट नॉट एग्जैक्टली वायरस। ओके, सो वायरसेस जैसे फॉर एग्जांपल एक विरियोइड का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरियोइड। ठीक है, ये जो है वो पोटैटो में इन्फेक्शन करता है, और ये वायरस, ये विरियोइड्स जो है दीज कंटेन ओनली आरएनए, तो ये सिर्फ आरएनए ट्रांसफर होते जाता है, इसमें कुछ भी प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन सेकेंड इज प्रियॉन्स। ओके, प्रियॉन्स जो है ये और छोटे हैं, बट दीज आर, उसको हम बोल सकते हैं स्लो वायरसेस ऑल्सो, बिकॉज इसमें जेनेटिक मटेरियल कुछ भी नहीं है और इसमें सिर्फ प्रोटीनेशियस कवरिंग है। ठीक है, तो इसमें होता है सिर्फ प्रोटीन और इसमें होता है सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन होने की वजह से क्या होता है, ये प्रोटीन इन्फेक्शन करता है और उसकी वजह से जनरली ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर इसमें से इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो हेंस दीज आर प्रियॉन्स। ओके, अभी इस पर से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं आपको वायरसेस के इन्फेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि वायरसेस इन्फेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताती हूँ कि वायरसेस हाउ डू दे कॉज इन्फेक्शन। Okay, so suppose this is a host cell. होस्ट सेल कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे बैक्टीरिया ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू ड्रॉ अ बैक्टीरियोफाज। ओके, तो ये सपोज एक होस्ट सेल है। ठीक है, और होस्ट सेल अपना ज़िंदगी आराम से जी रहा था, उसके अंदर उसके सारे कंपोनेंट्स है, उसके अंदर उसके सारे जेनेटिक मटेरियल वर्किंग फंक्शनल है, और फिर वो अपना खुद का काम करने में बिजी है। ठीक है, ये उसका डीएनए है होस्ट का। ओके, एंड इट वॉज लिविंग वेरी हैप्पीली। ओके, अभी होस्ट सेल के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर कुछ पोर्ट्स होती है। ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करती है जनरली। ओके, तो वायरस एक आया, एक बैक्टीरियोफाज आया। ठीक है, और ये बैक्टीरियोफाज ने क्या किया, इट केम, और ये पोर्ट जो है उसके ऊपर वो आके बैठ गया। ठीक है, आके बैठ गया। तो पोर्ट के ऊपर जनरली जो है वायरसेस आके बैठ सकते हैं, बिकॉज दे हैव अटैचमेंट एबिलिटीज टूवर्ड्स दिस। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उसको ये पोर्ट मिले तब तक वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता, और इसीलिए ये बहुत होस्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, और फिर जैसे ही वो यहाँ पे बैठ गया, व्हाट डिड इट डू वॉज, ये उसका जो जेनेटिक मटेरियल था उसने यहाँ से निकाल के उसको डाल दिया सेल के अंदर थ्रू दिस पोर्ट। ओके, एंड एज सुन एज दिस जेनेटिक मटेरियल एंटर्स, ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, ये अपने लिए जो इसेंशियल चीज़ें हैं वो बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ करता है, और वो है कि इस होस्ट के डीएनए को वो ब्रेक कर देता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो अब देखो सेल का फेट क्या हो गया, सेल का बॉस कौन है, उसका न्यूक्लियस या फिर उसका डीएनए। अगर वायरस ने आके उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो सेल अभी उसके न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहेगा क्या, नहीं, तो कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए उसके कंट्रोल में रहेगा। तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल में आ जाता है वो है ये, दैट इज द वायरस जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और फिर वायरस क्या करता है, अपना सेल्फिश काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो क्या करता है, सेल को पूरा कब्जा कर लेता है, सेल के ऑर्गेनल्स को यूज़ करना शुरू कर देता है, सेल की एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर देता है, सेल के राइबोसोम्स को यूज़ करना शुरू कर देता है, और खुद का डीएनए जो था या फिर आरएनए जो था उसका बहुत सारा रेप्लिकेशन कर लेगा। ठीक है, और जो उसका कवर था वैसे और कवर्स बना लेगा। ओके, एंड जैसे ही उसके बहुत सारे कवर्स बन जाएंगे और उसके सारे पार्ट्स रेडी हो जाएंगे,
ठीक है। तो आफ्टर सर्टेन टाइम व्हाट डज इट डू इज उनका असेंबली शुरू कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, अभी इसमें इसने क्या किया था, याद कर लो स्टेप्स को। इन्फेक्शन किया हुआ था तो उसका कवर बाहर सिर्फ रह गया। ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया था तो कवर एम्प्टी है। ठीक है, और उसने क्या किया था, फिर असेंबली शुरू कर दिया था अपने वायरस पार्टिकल्स का। अभी मैंने इसमें होस्ट का डीएनए नहीं ड्रॉ किया क्योंकि वो भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, और फिर उसने अपने जैसे बहुत सारे छोटे छोटे विरियॉन्स बना दिए। विरियॉन यानी वायरस के छोटे छोटे बेबीज। ओके, उनका असेंबली स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही ये पूरा सेल जो है वो बहुत सारे वायरसेस से भर जाता है और सेल के पास अभी कुछ बाकी का मटेरियल भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, और उसकी एनर्जी भी ख़त्म हो गई है, उसका जेनेटिक मटेरियल भी नॉन फंक्शनल है, उसके अंदर से सब चीज़ें यूज़ हो गई और पूरा वायरस से भर गया। तो वायरस थर्ड स्टेप लेता है और वो है, तो क्या करता है थर्ड स्टेप में वायरस, ब्रेक्स द सेल, रप्चर्स द सेल एंड स्प्रेड्स आउट। ठीक है, और क्या करेगा अभी, इट विल गो एंड सर्च फॉर न्यू सेल्स। ठीक है, और ये एक एक वायरस अभी दे हैव पोटेंसी टू इन्फेक्ट न्यू सेल इनटू इट्स विसिनिटी। जो नया सेल मिलेगा उसको इन्फेक्शन करेगा। फिर से इट विल गो टू स्टेप 1, गो एंड सिट ऑन अ सेल। उसके बाद उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर डालेगा, उसमें से नए उसका होस्ट का डीएनए डिस्ट्रॉय करेगा, फिर जाके नए पार्टिकल्स बनाएगा। नए पार्टिकल्स बनाने के बाद थर्ड स्टेप रप्चर एंड गो अहेड। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना ही उसका लाइफ स्पैन है, बाकी उसमें वो कुछ नहीं करता है। इसीलिए वायरस जो है वो लिविंग है और नॉन लिविंग भी, क्योंकि इस फेज में उसके ऊपर टेम्परेचर एक्ट नहीं करता, उसको हीट नहीं एक्ट करती, उसको कुछ नहीं होता, ये पार्टिकल डस्ट पार्टिकल के जैसा होता है। और इस फेज में सिर्फ वो रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ वायरस इन्फेक्ट्स अ होस्ट सेल एंड इट फंक्शंस। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से, ओके, जो आपको बुक में मेंशन नहीं है, बट आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, सो दिस इज स्टेप 1, इन्फेक्शन, देन गोज टू स्टेप 2, making new virions, and then goes to step 3, rupturing cell and releasing the virions। ठीक है, तो ये है वायरस का एक लाइफ साइकिल। तो चलो बच्चों, ये है लास्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक ऑफ वायरसेस। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि वायरसेस कौन है, क्या है, क्लासिफिकेशन कैसा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उनका लाइफ साइकिल कैसे चलता है एंड वो कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सब कुछ क्लियर है आपको। और जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर लेना, जैसे मैंने पहले भी आपको इंस्ट्रक्ट किया। और एक चीज़ मैंने इंस्ट्रक्ट की थी कि आपको वायरस टर्म किसने कॉइन किया उसको आपको रिप्लेस करके बेजरनिक से लिखना है। ठीक है, इट इज़ नॉट लुई पाश्चर बट बेजरनिक। ओके, तो उसको आप वहाँ पे करेक्शंस कर लेना। ओके, और आई होप आपको ये अच्छा लगा टॉपिक। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो देन यू कैन आस्क। चलो, सी यू, बाय, टेक केयर।